गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं आकांक्षा त्रिपाठी HICS के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। कल का टॉपिक आप लोग को क्लियर हुआ होगा और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने आपको ये रोज़ बोला है और मैं रोज़ बोल रही हूँ कि जो भी डाउट्स हैं आप कभी भी मैसेज करिए, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर करूँगी। हो सकता है आप 2-3 दिन बाद ये वीडियो देखते हैं, आप तब भी करेंगे तो मैं लास्ट का 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का, जैसा आप चाहेंगे वैसा सेशन रखूँगी और उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। जब मैं पढ़ती थी तो जब तक संतुष्ट नहीं हो जाती थी टीचर से या अपने आप से, तब तक मैं उन चीज़ों पे जुटी रहती थी कि नहीं ये चीज़ आनी चाहिए। और आपके भीतर भी यही प्रक्रिया होनी चाहिए कि जैसे 3 इडियट्स का डायलॉग है ना कि आज ये चीज़ सीख के मज़ा करते हैं, तो ये चीज़ रियल में होती है जब आप बहुत मन से पढ़ते हैं। या फिर जिस मान लीजिए नहीं भी पढ़ते, आप जो भी काम करते हैं, पढ़ने के अलावा लोगों की हॉबी, जो एग्जैक्टली जो वर्ड हॉबी है, वो आपके मन के ऊपर है ना, आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको अच्छा लगता है इसीलिए आप करते हैं, आपको पसंद आता है इसीलिए करते हैं, आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में। तो क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्योंकि सबसे मुझे लगता है सबसे बोरिंग काम वर्ड का लोगों को लगता है पढ़ना। एक्चुअली मेरा पैशन था, मुझे पढ़ना बहुत पसंद था, तो उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं चीज़ों को जानने में, एक्सप्लोर करने में बहुत विश्वास करती थी। और क्योंकि आप तैयारी में हैं तो आपका पैशन हो या ना हो, आवश्यकता हो, जो भी चीज़ें आपके मन में हो, आपको कोई चीज़ समझना है, आप किसी भी चीज़ को वृहत स्तर में समझिए। आप सुनिए, समझिए, फिर समेट के छोटा सा कर लीजिए। जैसे आपने सुना होगा ना कि 5 पेज की नोट्स को आप एक पन्ने में उतार लीजिए। वो ऐसा थोड़ी ना होता है कि 5 पन्ने को आप एक पन्ने में समराइज करते हो। वो वही होता है कि जो बुलेट पॉइंट्स की बात होती है कि किसी टॉपिक में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, परीक्षा में क्या पूछा गया है, कहाँ से प्रश्न उठते हैं। पूरा जब आप एक चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी हर चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। क्योंकि मैंने बोला ना कि हम लोग हमेशा इस पे बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट नॉन इम्पॉर्टेंट, क्या पढ़ना क्या छोड़ना, थोड़ी इस पे बात करते हैं। और थोड़ा जो मेरा एक विशेष टॉपिक मैं अपने से जोड़ती हूँ हर क्लास में, उसको मैं ज़रूर जोड़ूंगी। तो आप लोग को जो भी लगता है, अगर आप लोग को लगता है कि नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, क्या बुलेट पॉइंट्स होते हैं, कोई भी चीज़, और इवन किसी भी टॉपिक से, सिविल सर्विसेज के मेंस में, प्रीलिम्स में, इंटरव्यू में, किसी भी फेज़ में, किसी भी टॉपिक में, हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा ना बता पाऊँ, मैं थोड़ा डिस्कस करूँ, थोड़ा पढूँ, देखूँ अन्य अदर टॉपिक्स में, उसमें आपको बता पाऊँ। तो आपको किसी भी टॉपिक में, और जो मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसमें तो आपके लिए मैं हूँ ही। मैंने कहा ना कि मैं हर चीज़ से इम्पोर्टेंट पढ़ना, इम्पोर्टेंट क्या है छोड़ना, उससे इम्पोर्टेंट है कि अपने दिमाग को कैसे शांत रखना। क्योंकि स्थिर मन के साथ ही आप पढ़ सकते हैं। आप सब कुछ भटकाव के साथ कर सकते हैं, पर अपने लक्ष्य को पाने के लिए ना वो स्थिर चित्त, एकाग्रता होना ज़रूरी है। तो मैंने कल की क्लास में ही बताया था। और मेरी हर क्लास की जो इनिशिएशन फेज़ होंगे, शुरुआत के 5 मिनट उसी पर होंगे कि आप मेडिटेशन करिए। जैसे शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि भाई हम सारा काम कैसे कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आना जाना, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जब तक आप सो नहीं जाते, आपके शरीर में जो ऊर्जा काम करती है वो कहाँ से आती है? भोजन के द्वारा आती है। आप जो खाते हैं उसी से आपको ऊर्जा मिलती है। आपने कभी सोचा है कि अपने दिमाग के लिए आप क्या करें, उसको कैसे ऊर्जावान बनाए रखें? तो बस उसी के लिए मैं मेडिटेशन को जोड़ती हूँ हर वक्त। क्योंकि आपको पढ़ना है। हो सकता है कि आप 2 रोटी कम खाएं चल जाए, पर जब एग्ज़ाम के दौर में आपका 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, जैसे जिसका शेड्यूल हो, 10 घंटा, जैसे जो पढ़ना पसंद करता हो, उसमें ब्रेन को कंस्टेंटली बनाए रखना, स्थिर बनाए रखना, पढ़ते रहना, उस चीज़ के लिए, ब्रेन के लिए भी तो कुछ ज़रूरी है ना कि उसको भी फूड दिया जाए, उसको भी न्यूट्रिशन दिया जाए कि वो अच्छे से रह सके, अच्छे से ग्रोथ करे। आपके ब्रेन को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, उसी की प्रक्रिया में मेडिटेशन को जोड़ा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ बार बार क्योंकि मैं करती थी, उसका लाभ मुझको मिला है, और मैं चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ से जुड़ें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। इस प्रक्रिया में कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10 मिनट आपको शांत होकर बैठा है, मात्र 10 मिनट। हो सकता है कि आप उस 10 मिनट में बिल्कुल अनस्टेबलाइज्ड हों, इधर दिमाग जा रहा हो, बहुत सारे विचार आ रहे हो, दुनिया भर की बातें आ रही हो। छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए अपने दिमाग को, बिल्कुल छोड़ दीजिए। 10 मिनट में 6 मिनट आप एकदम छोड़ दीजिए। लास्ट के 7वें मिनट से आप थोड़ा सा यहाँ पे अपने केंद्र बिंदु में आंखें बंद करके देखने का प्रयास करिए। आप ये भी नहीं कर पा रहे तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, पर 10 मिनट
बिना फ़ोन, बिना मोबाइल, बिना शोर शराबा के एकदम शांत होकर बैठने का प्रयास करिए। मतलब बिल्कुल शांत, कमरा बंद करिए, ज़मीन पर दरी बिछाकर जैसे आप बैठना चाहें, क्योंकि ठंड का मौसम है तो आप दरी बिछाकर बैठिए और शांत होकर बैठिए। मैंने आपसे कल भी कहा था कि हो सकता है 10 मिनट के लास्ट 10वें सेकंड में आप 10 सेकंड के लिए शांत हो पाएँ। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप समझ लीजिए आप अच्छा आपका मेडिटेशन होगा। और ये जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ती जाएगी, आपकी एकाग्रता, आपके स्थिर चित्त बढ़ते जाएंगे। इस पे थोड़ी बात और करेंगे, क्लास स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, मैंने आपको बोला कि आज नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। आज एक्चुअली रिकॉर्डिंग बहुत गड़बड़ हो गई हम लोगों की। लाइट का इशू आ रहा था, इसलिए थोड़ा क्लास भी हो सकता है लेट आया आप लोगों की। आज जो हमारा बेसिक प्रॉब्लम था कि हमने जो स्टार्ट किया कॉन्टिनेंटल दिव थ्योरी से। मेरा अपना था कि मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करूंगी, पर कुछ लोग का सजेशन आया कि मैम स्टेप बाय स्टेप करवाइए, तो हमारे भी चीज़ें ब्रेन में रहेंगी और कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे इशू नहीं है इस बात पे। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पना लेकर आए हैं। जैसे मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाने से पहले कॉन्टिनेंटल दिव थ्योरी जब पढ़ाया था, तो उसमें मैं बार बार बोल रही थी ना कि पृथ्वी को लेके मन में कंसेप्ट है, कैसी थी पृथ्वी, स्टार्टिंग का फेज कैसा था, कैसे निर्माण हुआ, ब्रह्मांड क्या है। इन सब चीज़ों पे हम थोड़ी थोड़ी जो बातें कर रहे थे, तो हमने इसलिए पृथ्वी की उत्पत्ति की स्टार्टिंग की कि चलो यहाँ से पढ़ते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपने बचपन में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में क्या पढ़ा है, क्या सुना है, तो शायद सब लोग एक सुर में जवाब देंगे कि हमने सुना है कि पृथ्वी एक आग का गोला था। सब लोगों ने यही सुना है। आपको मैंने उस क्लास में ही बताया कि फिर काफ़ी समय तक बारिश हुई, पृथ्वी ठंडी हुई, किस तरह से इसका निर्माण हुआ, ग्रहों के रूप में आया, सूर्य क्या है। अच्छा, ये तो आप लोग को पता है ना कि सूर्य एक तारा है। ये चीज़ तो मुझे लगता है पता होगी, क्लास 6 7 की एनसीईआरटीज़ में ये चीज़ें हैं, बेसिक कंसेप्ट है ये। तो आज हमारा जो टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पना, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड हाइपोथेसिस। इसके बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे वर्मन, उन्होंने दिया था। फिर उन्होंने, उनके बाद ये सारी थ्योरीज आई, अद्वैतवादी संकल्पना, दैत्यवादी संकल्पना। जो अद्वैतवादी संकल्पना में कांट की वायव्य राशि कल्पना, यानी कि कांट गैसेस हाइपोथेसिस। हाँ, मैं बाइलिंगुअल रहूंगी, अगर आप लोग को कहीं भी ऐसा लगता है कि इस टर्म में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको भी शेयर करके देख लूंगी, ठीक है। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, यानी कि नाबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। दैत्यवादी संकल्पना, ड्यूअलिस्टिक कंसेप्ट। एक बार आप चार्ट देख लीजिए, फिर एक एक चीज़ को हम क्रम से उठाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स व जैफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, जिसे टाइडल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। रसेल की दैतारक परिकल्पना, ऑटो स्मिथ की अंतरतारक धूल परिकल्पना, और लास्ट है फ्रेड होयल व लिटिल वन की अभिनव तारा परिकल्पना। और इन सब के बाद सबसे जो मॉडर्न आया, आप सबको पता होगा। अच्छा, ये बिग बैंग थ्योरी का तो नाम आपने सुना होगा, नोबेल प्राइज विनर रहे हिग्स बोसान, कण, इसे गॉड पार्टिकल, ये सब सारी चीज़ें सुनी गई। इसी का मॉडर्न फेज है वो, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे हम लोग, क्योंकि जब इन चीज़ों को हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा उसके बारे में। देखिए, ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स में थोड़े कम क्वेश्चंस होते हैं इससे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं पढ़ाने से पहले इन चीज़ों को बताऊंगी कि किससे क्वेश्चन ज़्यादा हैं, किससे कम है, ताकि आप पढ़ते वक्त इस चीज़ को ध्यान रखें। पहले मैंने बोला था कुछ मॉक टाइप किया जाएगा, तो कुछ क्यूरोसिटी बना देती हूँ मैं आपके लिए कि जैसे क्वेश्चन आएगा कि अद्वैतवादी संकल्पना में कौन कौन से आपके जियोलॉजिस्ट हैं या साइंटिस्ट हैं, आप जो भी कहिए, कौन से दो लोग हैं। तो जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शंस आपके आते हैं, तो उसमें कांट का नाम है, चैम्बरलिन मोल्टन महोदय का नाम है, जेम्स जीन्स महोदय का नाम है, रसल महोदय का नाम है। आपके 4 ऑप्शंस क्लियर हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अद्वैतवादी संकल्पना है तो किसने दी है, कांट ने दी है। बहुत सरल सा है, कांट और लाप्लास दो लोगों ने ही अद्वैतवादी दी है। मैंने आपसे कहा था कि जहाँ थोड़ा बहुत ट्रिक लगेगी वहाँ मैं ट्रिक लगा दूंगी। तो आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में इनका का और इनका ला, या तो काला कर लीजिए और या तो काल कर लीजिए, आपको जो आसान लगे। क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन अगर यहाँ से उठेगा तो यही उठेगा कि अद्वैतवादी संकल्पना किसने दी। इन 4 ऑप्शंस में आप चुनिए। तो अब आपको ध्यान रहेगा कि
क्योंकि इसमें ना किसी का नाम देखिए, कासिनी, चैम्बरलिन, मोल्टन महोदय, जेम्स जीन्स महोदय, रसेल महोदय, ऑटो शेमडन, फ्रेम्ड होयल, और जो लास्ट में बोल रही हूँ बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन का मैंने आपको बोला, मैंने बोला था ना कि मैं मॉक का कुछ लेकर आऊँगी, तो आज थोड़ा सा मैंने उसका 2-3 क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर रखा है कि आप लोगों को समझ में भी आए ना कि क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में बनते हैं। अगर आपने ये जान लिया कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जो कोर एरिया है वो क्या है, तो प्रीलिम्स तो बहुत इजी होता है निकलना। मतलब मैंने मैंने टाइम्स प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तो वो एक जो क्राइटेरिया है वो हमको पता चल जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आ जाए कि दैत्यवादी संकल्पना क्या है, तो किसने दिया? चैम्बरलिन, जैमरजीन्स का मान लीजिए नाम नहीं देगा, किसी और फिजियोलॉजिस्ट का दे देगा। मान लीजिए हम कल कॉन्टिनेंटल डिफ थ्योरी पढ़ रहे थे तो मिस्टर वैगनर का नाम दे दिया, मान लीजिए एक नाम उनका हो गया, और बाकी 2 नाम कांट और लाप्लास जी के हो गए। तो आपको पता चल जाएगा कि दैत्यवादी संकल्पना चैम्बर व मोल्टन महोदय ने दी थी। ठीक है, अच्छा ये बताइए, क्या अद्वैतवाद, द्वैतवाद, ये सारे शब्द कुछ समझ में आ रहे हैं कि एक्चुअली ये वर्ड्स क्या हैं? अद्वैतवाद का आपने कभी पहले भी नाम सुना है? जिनका फिलॉसफी होगा वो शायद जानते होंगे। सामान्य शब्दों में अद्वैत का मतलब होता है एक, ठीक है, और द्वैत का मतलब होता है दो, सामान्य शब्दों में। ठीक है, इंग्लिश में लिखा भी है मोनिस्टिक और ये डुअलिस्टिक। ठीक है, जैसे मैंने फिलॉसफी की बात कही तो उसमें एक शंकराचार्य जी हैं, उनका आता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हाँ, मेरा ऑप्शनल रहा है फिलॉसफी, इसीलिए मुझे ये चीज़ें पता है। मतलब सिर्फ एक ब्रह्म है, संसार जगत सब मिथ्या है। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि एक तारे की संकल्पना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि हम ब्रह्मांड पढ़ रहे हैं तो हम तारे, चंद्रमा, सूर्य, यही सब तो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ यही बात कह रहा है कि अद्वैत का मतलब है एक तारे से, अद्वैत सिर्फ एक, मोनो, एक तारे से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और अगर हम इसमें देखें द्वैतवाद में, तो मतलब 2 तारों से। छोटा सा कंसेप्ट था, इस शब्द का मैंने सिर्फ शाब्दिक अर्थ बताया है कि मतलब क्या है। ठीक है, अब इनकी थ्योरीज को हम आगे धीमे धीमे एक एक लोग की थ्योरी पढ़ते हैं। बहुत सामान्य सरल सी थ्योरीज हैं। जब हम पढ़ते थे तो हमको भी बहुत हार्ड लगती थी। आप जब थोड़ा बुक की लैंग्वेज देखेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कठिन लगे, इसलिए हम एकदम सामान्य शब्दों में आपको बताएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ तक की सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। अब आती है कांट की गैसीय परिकल्पना, जिसको वायव्य भी बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। 1755 में दिया था, जर्मन दार्शनिक थे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों पर आधारित वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया। इनके अनुसार क्या था कि एक नेबुला, ठीक है, एक नेबुले से कई सारे छल्ले, मान लीजिए ये एक नेबुला है, इसी से कई सारे छल्ले निकल रहे हैं, इसी से निकल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको पेन से बनाती हूँ, थोड़ा इससे मोटा बन रहा है। एक नेबुला से इसी से टूट टूट के कई सारे छल्ले निकल रहे हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि एक तप्त गतिशील निहारिका से कई गोल छल्ले अलग हुए, जिनके शीतलन से सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी भी इन्हीं में से एक है। परंतु इस सिद्धांत में कांट के गणित के नियमों का अनुप्रयोग किया, क्योंकि यह कोणीय संवेग के संरक्षण का अनुपालन नहीं करता। उन्होंने गणित के गलत नियमों का उपयोग किया। देखिए कांट ने क्या बताया, आपको सिर्फ इतना समझना है कि उन्होंने कहा कि एक नेबुला है, एक नेबुला ही टूट टूट के, मतलब ये यहाँ से टूट जाए और इसी से छल्ले निकल रहे हो। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि एक तारे की बात हो रही थी। बात आप लोगों को क्लियर हो रही है ना? एक तारे की बात हो रही थी, ये पूरा एक तारा था, ये टूटा गुरुत्वाकर्षण के नियमों के कारण, और इससे क्या बना, हमारे ग्रह बने, बुध, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, शनि, जो भी जितने सारे ग्रह हैं हम लोग को पता है, वो सारे ग्रहों में से एक पृथ्वी है जिसमें हम रहते हैं। अच्छा, ये तो सबको पता होगा कि पृथ्वी एक जीवनधारी ग्रह है, यहीं पे जल है, इसीलिए यहाँ पे जीवन है। मंगल पे खोज की जा रही है, इसका भी आइडिया है, बट अभी ऐसा हुआ नहीं कि वहाँ पे रिहायशी हो, पर हाँ, इसकी खोज वैज्ञानिक कर रहे हैं। ठीक है,
अब आता है लाप्लास की नेबुलर थ्योरी। ठीक है, देखिए कांट क्या थे, जर्मन थे। ये जो लोग शायद नेट की तैयारी करते होंगे तो शायद वहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है। तो कांट जो है वो जर्मन थे, ठीक है। और जो लाप्लास हैं वो फ्रेंच हैं, फ्रांसीसी हैं। 1796 ईस्वी में कांट के सिद्धांत में संशोधित करते हुए बताया कि एक विशाल तप्त निहारिका के पहले एक ही छल्ला बाहर निकला जो कई छल्लों में टूटा। डिफरेंस बताती हूँ दोनों में। इन्होंने भी बोला कि छल्ले निकले, इन्होंने भी बोला कि छल्ले निकले, पर कैसे छल्ले निकले? देखिए, ये कह रहे हैं कि पहले एक ही छल्ला बाहर निकला। मान लीजिए ये नेबुला है, पूरा एक कंप्लीट नेबुला है, किसी तरह से ये टूटा, यहाँ से एक छल्ला बाहर आया। अब ये एक छल्ला बाहर आ रहा है, अब ये विभिन्न छल्लों में टूट रहा है। आप लोग को अंतर समझ में आ रहा है कांट और लाप्लास का? इन्होंने कहा मोनो मतलब अद्वैतवादी, मतलब एक नेबुला। एक नेबुला की बात लाप्लास भी कर रहे हैं, एक नेबुला की बात कांट भी कर रहे हैं। पर कांट का कहना है कि ये, मान लीजिए इनकी नेबुला टूटी कांट की, ठीक है, यहां से कई छल्ले निकले। पर लाप्लास कह रहे हैं कि यहां से सिर्फ एक छल्ला निकला और वो कई छल्लों में टूट रहा है। आप लोग को डिफरेंस समझ में आया कांट और लाप्लास का? चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक में? दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है, हमने बोला है ना कि जब हम पढ़ाएंगे तो हम चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो हम अपनी फर्स्ट स्लाइड में आते हैं। कांट ने कहा, पहली बात वो जर्मन थे, 1755 में थ्योरी दी, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित वायव्य राशि परिकल्पना। इन्होंने कहा कि नेबुला से कई छल्ले निकले। ठीक है, डायग्राम मैंने क्लियर किया कि ये नेबुला इनकी टूटी, यहाँ से कई छल्ले निकले। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको? अब लाप्लास महोदय आते हैं, फ्रेंच हैं, वो फ्रांसीसी हैं। वो 1796 में आए थे। उन्होंने कहा कि नेबुला तो है, कांट महोदय सही कह रहे हैं, पर कई छल्ले नहीं निकले, एक छल्ला निकला, उससे कई ग्रह बने। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई भी डाउट? दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो हमारी एक थ्योरी क्लियर हुई अद्वैत संकल्पना वाली। अब हम आते हैं द्वैत संकल्पना में। आप लोग को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है कि पूछ सकते हैं कि कांट कहाँ से थे, लाप्लास कहाँ से थे, किस सन में थ्योरी आई, क्या थ्योरी दी, दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं पढ़ाती जाऊँगी, रिवाइज कराती जाऊँगी, ताकि आप लोगों को चीज़ें आती जाएं। यहाँ तक कोई डाउट? फिर जब एक पूरा साइकिल कंप्लीट होगा उसके बाद लास्ट में एक सिनेरियो दिखा दूंगी आप लोगों को। अब आते हैं चैम्बरलिन की ग्रही परिकल्पना। द्वैतवादी थी, मतलब अभी तक देखिए हम एक नेबुला देख रहे थे, अब हम तारों की संकल्पना देखेंगे दो। मतलब द्वैत का मतलब ही है दो से। ठीक है, तो हम दो छल्ले बनाएंगे या दो नेबुला या दो तारे। इसमें एक तारा हमारा सूर्य होगा, ये सूर्य है, और एक हमारा साथी तारा होगा। आप लोग को पता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि सूर्य क्या है, तारा है। तो जो दूसरा तारा होगा वो क्या होगा, साथी तारा होगा। हाँ, मैं सूर्य ऐसा बचपन का अच्छा ऑरेंज कलर का बना दूं क्या आप लोगों के लिए? ठीक है, नहीं मैं नहीं बनाऊंगी। चैम्बरलिन और मोल्टन ने 1905 ईस्वी में अपनी संकल्पना को दिया। ठीक है, इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं वरन ठोस पिंड से हुआ है। प्रारंभ में दो विशाल तारे थे, सूर्य एवं उसका अन्य साथी तारा बना दिया हमने। जब यह अन्य विशाल तारा सूर्य के पास पहुंचा तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण अलग हो गए। यही आपस में मिलकर पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण का कारण बने। देखिए, बहुत सरल सी बात इन्होंने बोली। थोड़ा छोटा डायग्राम बनाती हूँ ताकि आपको मैं उनका कैसे क्या चीज़ें बोल रहे हैं मैं उसको दिखा सकूं। जैसे ये सन है हमारा, ठीक है। हाँ, खूबसूरत नहीं बना पाती, मैंने पहली क्लास में बताया है। ये साथी तारा है, ठीक है।
गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये सूर्य के पास आ रहा है, टकरा रहा है और ये टकरा गया, टकरा गया। अब कोई चीज टकराई है तो टूटेगी, टूटेगी कि नहीं? आप दो पत्थरों को आपस में जब टकरा देंगे तो टूटेगी कि नहीं? टूटेगी ना भाई, इतने फोर्स से आ रहा है, इतने पावर से आ रहा है, भारी चीज है, हाई डेंसिटी की, टूटेगी। तो जब वो टूटा तो वो छोटे छोटे ग्रहों में, पिंडों में बिखर गया। इसी से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई। ठीक है, देखिए यही बात कही जा रही है इसमें। क्या कहा चैम्बरलिन ने? दो तारे हैं जिसमें एक सूर्य है, एक साथी तारा है। वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की तरफ उनके पास आता है, टकराता है, छोटे छोटे ग्रह बनते हैं और जो हमारी पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? कोई ऐसी चीज़ देखिए, जब आप डायग्राम दिमाग में रख लेंगे ना तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको एकदम सरल सा डायग्राम बताया, सूर्य है, साथी तारा है, वो पास आया, दो भारी चीज़ें टकराई, टकरा के ग्रहों का निर्माण हो गया। इसमें कोई मतलब ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात आपको लग रही है? मुझे बताइए। अगर आप लोग को ज़रा सा कुछ लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं उसको और अच्छे से बताऊं। अब आप पढ़िए, जो मैंने बताया है बस उन्होंने यही लिख दिया, इसीलिए मैं पहले पढ़ भी दे रही हूँ ताकि चीज़ें आप लोग के कंसेप्ट में बैठ जाएं। क्योंकि ये चैप्टर जब मैं तैयारी करती थी तो मुझे बहुत हार्ड लगता था। यह दायित्ववादी संकल्पना यानी कि बाय पेरेंटल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आने वाला सिद्धांत है। चैम्बरलिन और मोल्टन ने 1905 ईस्वी में दिया। इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं वरन एक ठोस पिंड से हुआ। प्रारंभ में दो थे, प्रथम सूर्य थे, उसका साथी अन्य तारा। जब यह अन्य विशाल तारा सूर्य के पास पहुंचा तो उसकी आकर्षण शक्ति, जो मैंने बताया, के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण अलग हो गए। यही आपस में मिलकर पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण का कारण बने। यहाँ तक कोई डाउट आपको? इस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, महासागर, महाद्वीप की उत्पत्ति, पर्वतों के निर्माण आदि की व्याख्या करने का भी प्रयास किया गया। यहाँ तक कोई भी डाउट है आप लोगों को तो बताइए। मुझे लगता है कि चीज़ें कुछ क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में आते हैं, जीन जाफरी का ज्वारीय सिद्धांत। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, इसके बाद मैं समझाऊंगी, मैं फिर पढ़ूंगी, बार बार बोल रही हूँ। डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में यह आधुनिक परिकल्पना से में एक है। इसके अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य एवं एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। सूर्य के निकट इस तारे के आने से पूर्व कुछ भाग ज्वारीय उद्भेदन के कारण फिलामेंट के रूप में खिंच गया, बाद में टूटकर सूर्य का चक्कर लगाने लगा। ठीक है, यही फिलामेंट सौर के विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बना, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है। जैसे दो तारों की बात है, अब जो भी आएंगे उन सब में दो तारों की बात होगी। ठीक है, दो तारों की बात है क्योंकि ये द्वैतवादी परिकल्पना ही पढ़ रहे हैं। तो एक तो हमारा सूर्य हो गया, हमारा सन हो गया, जिनको हम भगवान भी मानते हैं। हमारे हिंदू उसमें कल्चर में इनकी पूजा भी की जाती है। ये साथी तारा है। ठीक है, कहा जा रहा है ये कुछ ज्वारीय उत्भेदन हो जाए, ऐसे स्ट्रक्चर, ज्वारीय उत्भेदन से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, फिर ये टूट के, जैसा कि कह रहा है, फिलामेंट के रूप में निकलता है और सारे ग्रहों का निर्माण होने लगता है। यहाँ पे सूर्य, पृथ्वी, ये हमारा सूर्य का, यहाँ पे सूर्य हो जाता है सन, और यहाँ हमारे बाकी ग्रह फिलामेंट के रूप में रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? सूर्य है, साथ ही तारा है, ज्वारीय उद्भेदन के कारण स्ट्रक्चर टूटता है, फिलामेंट के रूप में निकलता है और ये सारे ग्रहों का निर्माण करता है। कोई डाउट हो रहा है आपको इसमें? इन सारे बस डायग्राम को अपने दिमाग में रखिए, थ्योरी अपने आप लिख लेंगे। ठीक है, अब मैं थ्योरी फिर से आपको पढ़ देती हूँ, फिर से बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक एक कंसेप्ट को एकदम आराम से समझिए। कह रहा है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति में यह आधुनिक परिकल्पना है। ठीक है, सौरमंडल का निर्माण सूर्य एवं एक अन्य तारे के संयोग से हुआ। हमने दो तारे बनाए थे। सूर्य के निकट इस तारे के आने से पूर्व कुछ भाग ज्वारीय उद्भेदन, जो मैंने ये हिस्सा
ज्वारीय उद्भेदन के लिए, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं बना है पर ऐसे उठता है, फिलामेंट के रूप में खिंच गया, थोड़ा बड़ा खिंच गया, ठीक है, और टूटकर सूर्य का चक्कर लगाने लगा। जैसे मैंने बताया था कि ये सूर्य है और ये फिलामेंट में ग्रह है, ठीक है। यह फिलामेंट सौर के विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बना, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। यह परिकल्पना ग्रहों और उपग्रहों के क्रम, आकार, संरचना की भी व्याख्या करती है। कोई डाउट? क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ पे कि कैसे ये ज्वारीय सिद्धांत को प्रूफ किया गया? चैम्बरलिन महोदय ने कैसे बताया, साथी तारे से गुरुत्वाकर्षण के कारण टूटा। जीन जाफरी बता रहे हैं। अच्छा, मैं डिलीट कर देती हूँ, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। सॉरी, मैं पिछले उसमें नहीं हटी हूँ, तो मैं आप लोग को लास्ट में एक बार कर देती हूँ, पर आप ये इसका आप ले लीजिए अगर आप लोग को लेना हो, ठीक है। क्योंकि मैं भी अपने टीचर से एक्सपेक्ट करती थी कि वो स्क्रीनशॉट्स लेने दें हमें। आप ले लीजिए, पूरा टॉपिक क्लियरली मैंने इसमें समझाया है। रफली डायग्राम बनाती हूँ, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका इंटरनेट से डायग्राम निकाल के दे दूँगी, क्योंकि ऐसे डायग्राम्स बहुत वैसे क्लियर अच्छे नहीं दिए हुए थे, इसलिए रफली बताया मैंने आपको। पर अगर आप लोग मैसेज करेंगे तो मैं उसके अच्छे डायग्राम निकाल दूँगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको चीज़ें? अब हम नेक्स्ट में आते हैं, रसल की बाइनरी स्टार परिकल्पना, ठीक है। जीन्स व जेफरी के परिकल्पना में एक प्रकार का संशोधन है। यह सिद्धांत सूर्य और ग्रहों की दूरी तथा ग्रहों के वर्तमान कोणीय संवेग की व्याख्या करता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ जो आपको नहीं समझ में आ रही है कि यह सिद्धांत जीन्स व जेफरीज की परिकल्पना में एक प्रकार का संशोधन है। यह सूर्य के ग्रहों की दूरी और ग्रहों के वर्तमान कोणीय संवेग की व्याख्या करता है। हाँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको समझाती हूँ, वरना फिर मैं भूल जाती हूँ। रसल के बाइनरी स्टार में ना कोई विशेष चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको, जो मैंने अभी तक नहीं बताया। इन सब ने लगभग एक जैसी चीज़ें दी, बस एक चीज़ का अंतर आया है, इन्होंने 2 तारे और मान लिए हैं। सन तो है ही, ठीक है, पर क्योंकि अभी जो नेक्स्ट वाले आ रहे हैं ना वो भी इसी तरह मानेंगे, पर दोनों में सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है। इन्होंने इसको एक तारा माना है, ये दोनों एक ही तारे माने गए हैं, और सूर्य एक तारा माना गया है। मतलब 1 + 1 = 2, ठीक है। इसीलिए इन्होंने कहा बाइनरी स्टार की परिकल्पना। सब लोग वही बात कर रहे हैं कि ये साथी तारा है, ये जो अन्य तारा है ये इससे आगे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति घूर्णन के कारण टकरा गया, और बाकी, अच्छा एक सेकेंड, पहले ये चीज़ क्लियर हुई ना, फिर मैं इसके आगे की चीज़ आपको फिर बताती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली हैं इसमें। मैंने आपको पहले बाइनरी स्टार की परिकल्पना बताने का प्रयास किया कि बाइनरी स्टार एक्चुअली है क्या। सन एक स्टार है, आप लोग को पता है, ठीक है। ये एक तारा हो गया, इस बात को पहले अच्छे से समझ लीजिए, वरना फिर आप लोग बोलेंगे कि इसमें और नेक्स्ट वाले में क्या डिफरेंस है। एक हमारा साथी तारा है, हम उसे लगातार देख रहे हैं, साथी तारा, अरे सूर्य के साथ है तो साथी तारा है, ठीक है। इसमें तीसरा तारा भी है, ठीक है, ये थर्ड स्टार भी है, पर इनको और इनको रसल महोदय ने एक स्टार माना है। इन दोनों को कंबाइन करके एक तारा माना है और सूर्य को एक तारा माना है। वही मैंने लिखा था 1 + 1 = 2। इस चीज़ को अच्छे समझिए, क्योंकि जो इसके बाद वाला है दोनों में डिफरेंस यही है, यहीं पे क्लियर करना है कि ये सन है, ये साथी तारा है, ये थर्ड स्टार है। सन को एक इन्होंने अलग तारा माना है और इन दोनों को मिला के एक तारा माना है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद की प्रक्रिया की पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। अभी तो मैंने आपको बाइनरी स्टार की परिभाषा समझाई है। आप देखिए, ये सन है हमारा, ये साथी तारा है, ठीक है। यहाँ सन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, साथी तारा, और ये जो हमारा थर्ड स्टार है, बट ये पार्ट इसी का है, इसको थर्ड स्टार नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ स्टार बोलेंगे हम। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये आएगा,
इससे टकराएगा, और जब टकराएगा तो टूटेंगे और बिखरेंगे। जब टूट के बिखरेंगे, उसके कुछ क्षण, कुछ पिंड, उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ, डायग्राम थोड़ा गंदा कर दिया है मैंने, चलिए मैं इसको वैसे बना देती हूँ कि ये आया, टकराया, और जब टूटे तो उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब एक अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ जो मैं बार बार आपको समझा रही थी। ठीक है, अपनी पुस्तक, अच्छा, हायोल की सुपरनोवा परिकल्पना, अपनी पुस्तक नेचर ऑफ यूनिवर्स, हो सकता है इस बुक का नाम कभी पूछ लिया जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। ठीक है, नेचर ऑफ यूनिवर्स 1939 में आई थी ये बुक। नाभिकीय भौतिकी से संबंधित सिद्धांत देते हुए जीन्स की परिकल्पना में संशोधन किया गया। बताया गया कि ग्रहों की उत्पत्ति में 2 नहीं बल्कि 3 तारों की भूमिका रही। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्यों इतना समझा रही थी कि वो एक तारा है, वो एक तारा है, टोटल 2 स्टार्स हैं। अब यहाँ से कुछ क्लियर हो रहा है कि उत्पत्ति 2 तारों से नहीं बल्कि 3 तारों से हो रही थी। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य से ना होकर उसके साथी तारे के विस्फोट से हुआ है। सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस था, इसीलिए मैंने उसको इतना समझाया आप लोगों को। यह सिद्धांत ग्रहों की आपसी दूरी, सूर्य से उनकी दूरी, ग्रहों में कोणीय संवेग की अधिकता एवं ग्रहों के सूर्य की तुलना में अधिक घनत्व की व्याख्या करने में सर्वाधिक समर्थ है। किंतु इस परिकल्पना में ग्रहों व उपग्रहों का आविर्भाव संतोषजनक हल नहीं निकाल पाया। आप देखिए ये क्या कह रहे हैं। जो हायल महोदय आए उन्होंने भी जीन्स महोदय की परिकल्पना में संशोधन किया है। और अब जो बात मैंने आपको इतना समझाई थी कि सूर्य है, ये साथी तारा है, वो थर्ड तारा नहीं, वो उसका साथी है। ठीक है, वही बात, ये हमारा सन है। ठीक है, ये हमारा साथी तारा है, और ये जो तारा है जिसको पिछले वाले में हम क्या कह रहे थे कि ये दोनों मिलके एक तारा है, नहीं, अब ये है हमारा थर्ड स्टार या तीसरा तारा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये इसके पास आया, टूटा, और छोटे छोटे ग्रहों का या पिंडों से, जिस चीज से भी कहिए, हमारी पृथ्वी और हमारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। दोनों का बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। रसल के बाइनरी स्टार में मैंने इसलिए डिलीट नहीं किया था कि ये और ये एक तारे के रूप में है, सन एक तारे के रूप में है। और जो हॉयल है उन्होंने तीसरे स्टार की संकल्पना को माना है। ठीक है, सन तो एक तारा है ही है, साथी तारा, उसके बाद तीसरा तारा। बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ है इन दोनों में आप लोगों को, इसलिए मैं बार बार समझा रही हूँ कि आप लोग एग्जाम में ब्लंडर करके नहीं आइए कि अरे मैम इसमें बोल रही थी तारा है, एक तारा है, 2 तारा है, पसला पिक्चर में सब तारे ही तारे हो गए, एग्जाम में सब तारे तारे कराए आप लोग। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि ये एक तारा और ये दोनों मिला के एक तारा, और इसमें ये एक तारा, ये एक तारा, और ये एक, मतलब 3 तारों की संकल्पना, रसल की बाइनरी स्टार की और मिस्टर हायल की 3 तारों की भूमिका। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने इतना तारा तारा कर दिया है कि गाना गाने लगी आप लोग सॉरी। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है कि रसल और हायल में आपको कंफ्यूजन होना चाहिए। वहाँ पे बाइनरी स्टार है, नाम से क्लियर है कि साथी तारे के साथ एक तारा है, पर वो अन्य तारे के रूप में काउंट नहीं होगा, वो साथी तारे के साथ ही काउंट होगा। पर जो हॉयल हैं उन्होंने 3 तारों की संकल्पना दी है, सूर्य एक तारे के रूप में, साथी तारा और तीसरा तारा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक बार मैं इसको पढ़ देती हूँ और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इधर आ जाती हूँ इनकी बुक का नाम ज़रूर याद रखिएगा, नेचर ऑफ यूनिवर्स 1939 में आई थी। उन्होंने नाभिकीय भौतिकी से संबंधित सिद्धांत जीन्स की परिकल्पना में संशोधन किया। ग्रहों की उत्पत्ति के लिए 2 नहीं बल्कि 3 तारों की भूमिका रही।
सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य से ना होकर साथ ही तारे के विस्फोट से हुआ है। डायग्राम में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसमें आपसी दूरी, सूर्य से उनकी दूरी, ग्रहों में कोणीय संवेग की अधिकता एवं ग्रहों की सूर्य की तुलना में अधिक घनत्व की व्याख्या में सर्वाधिक महत्व था। परंतु इस जो हाइपोथेसिस थी ना, इससे ग्रहों ग्रह के बहुत ज़्यादा अच्छा इन्होंने संतोषजनक रिजल्ट दिया नहीं, बहुत क्लियर हो नहीं पाया। अब आती है स्मिट की अंतर तारे की परिकल्पना। ठीक है, रशियन साइंटिस्ट थे हमारे ये, ऑटो स्मिट 1943 में आए। इस परिकल्पना ने ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल के कणों से मानी। इनके अनुसार जब सूर्य आकाश गंगा से करीब से गुजर रहा था तो उसने अपने आकर्षण की शक्ति से कुछ गैस, कुछ मेघ, धूल कणों को आकर्षित किया जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। और ये मतलब अब देख लीजिए, मैं बता दे रही हूँ इसका डायग्राम क्लियर करके, हंसी तो आएगी इस कंसेप्ट पे, पर इन सब लोगों ने जो भी दिया, जिस समय ना इतना साइंस आगे था, ना इतनी डिस्कवरीज थी, ना मार्स रोवर भेजा गया था, ये इनकी हाइपोथेसिस थी। और हाइपोथेसिस के बिहाफ में इन्होंने जो भी नॉलेज दिया, जो भी ज्ञान दिया, वो फर्दर रिसर्च में उसी पे काम हो रहा है। हमेशा जैसे मैं रिसर्चर रही हूँ तो हमसे पूछा जाता था इंटरव्यू में कि बेसिक रिसर्च में काम क्यों किया जा रहा है। बेसिक रिसर्च में इसीलिए काम किया जा रहा है कि फ्यूचर में उस पर एडवांस लेवल पे उसको ले जाया जा सके। जो यहाँ पे जितनी भी हाइपोथेसिस आई, मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ये लोग प्रूव नहीं कर पाए, और अगर हम इनको पढ़ रहे हैं तो लोगों को मन में आता है, मेरे मन में भी आता था कि हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, हम इन्हें क्यों जाने जब यूटिलाइज नहीं है और सही भी नहीं है, अपवाद भी हैं, कुछ गलत भी है, परिकल्पना है। इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ये बेस है। जो आज मंगलयान भेजा गया, जो आज मार्स रोवर नासा भेज रहा है, जो भी चीज़ें हैं, ये उसका बेस है। इन्होंने बेस डेवलप किया कि पृथ्वी है, कि ग्रह हैं, उत्पत्ति कैसे हुई, सारी जो डिस्कवरीज हैं, वो सारी डिस्कवरीज बेसिक रिसर्च पे बेस्ड होकर होती हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप फाइनली पहुंच जाएं। जो गिनती है वो 1 से लेकर 100 तक जाती है, 100 से लेकर 1 तक नहीं आती है। अगर आप 100 से लेकर 1 तक आते हैं, इसलिए उसे उल्टी गिनती कहते हैं, रिवर्स काउंटिंग कहते हैं। इसीलिए इन सारी परिकल्पनाओं का, हाइपोथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, धूल के कणों की संगठित कर घनीभूत होकर पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। यह परिकल्पना सूर्य व ग्रहों के बीच कोणीय संवेग, विभिन्न ग्रहों की संरचना में अंतर, ग्रहों में गति में अंतर, सूर्य व ग्रहों की वर्तमान दूरी आदि सभी वैज्ञानिक व्याख्या करने में समर्थ रहे। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, जैसे मैंने सब डायग्राम से समझाया है आपको। आपको बस जो मैं डायग्राम बता रही हूँ ना, आप बस उसको दिमाग में रखते जाइए। ये सारी जो जितनी भी हाइपोथेसिस है ना, बहुत आसान लगेगी, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ते हैं ना तो चीज़ें हार्ड लगती हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो पिक्टोरियल होता है, जो इमेजेस होती हैं, वो ब्रेन में जल्दी सेट हो जाती हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप 3 घंटे की मूवी देखते हो, ठीक है, तो आप इनिशिएशन से लेकर क्लाइमैक्स तक एकदम सीरीज में बताते हो। ऐसा नहीं करते हो कि पहले क्लाइमैक्स बताते हो फिर बाद में स्टार्टिंग बताते हो। तो जब आप कोई चीज़ पिक्चर में देखते जाओगे ना, तो वो चीज़ें ब्रेन पे सेट होती जाती हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि भाई अब आकाशगंगा है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे सूर्य परिक्रमा कर रहा है। अब क्योंकि आकाशगंगा है तो वहाँ धूल के कण होंगे, गैसेस होंगी, जो भी सारी चीज़ें वो होंगी। अब वो सूर्य की ओर आकर्षित हो रही हैं, ठीक है, और वो सूर्य के साथ आकर्षित हो रही हैं, वो इकट्ठा हो गई, और उन्होंने क्या किया, ग्रहों और पृथ्वी का मतलब उत्पत्ति के रूप में ले लिया, और ये उसके साथ मूवमेंट करने लगी। छोटी सी चीज़ है ये, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, बस ये आकाश गंगा है हमारी, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनाती हूँ, मुझे पता है, बार बार मत बोला करिए आप लोग। सूर्य है, मान लीजिए ये घूम टहल रहा है हमारा सूर्य, जहाँ भी घूम टहल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो गैसें, पिंड, शुद्ध ग्रह, सब चीज़ें ऐसे पड़ी हुई हैं। पानी नहीं है ये मैंने गैसें वैसे घुमाई हैं कि आप लोग बोले मैम कल कॉन्टिनेंटल थ्योरी में वैसे पानी भर रही थी, पानी नहीं है ये, ठीक है, ये धूल के कण वगैरह है। अच्छा रुकिए, धूल के कण जैसे बनाती हूँ। मान लो ये है,
और ये धूल के कण वगैरह ऐसे, कोई बड़े एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्रग्रह, पिंड, कुछ भी ऐसे, ये सब संगठित होकर, घनीभूत होकर क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति और ग्रहों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं, रशियन वैज्ञानिक ऑटो स्मिट कह रहे हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ 2 मिनट के लिए। आप, हाँ, इसे भी डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा पढ़ दे रही हूँ और मुझे लगता है कि जो मैंने आपको समझाया है इस टॉपिक पे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। रूसी वैज्ञानिक ऑटो स्मिट 1943, परिकल्पना क्या है, ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से मानी गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब सूर्य आकाशगंगा के करीब से गुजर रहा था तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस, मेघ एवं धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित किया, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इन धूल कणों के संगठित व घनीभूत होने से पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। यह परिकल्पना सूर्य और ग्रहों के बीच कोणीय संवेग, विभिन्न ग्रहों की संरचना में अंतर, ग्रहों की गति में अंतर, सूर्य व ग्रहों की वर्तमान दूरी आदि सभी की वैज्ञानिक व्याख्या करने में समर्थ रहे, परंतु यह नहीं बता पाए कि ये जो गैस और धूल के कण हैं, छोटे छोटे अणुओं को सूर्य ने कैसे आकर्षित किया, ये चीज़ ये नहीं बता पाए, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाए। अभी तक मैंने जितनी थ्योरीज आपको पढ़ाई क्लियर है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। नोबेल प्राइज विनर है, आपको पता है ये थ्योरी। उपरोक्त सभी सिद्धांतों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, जिसे सामान्य रूप से बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत कहा गया, सबसे तर्कसंगत है, वैज्ञानिक है, सर्वमान्य है। 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगा एक दूसरे से दूर हो रही है। 1920 में एडविन हब्बल ने ये बात कही थी और शायद 2018-19 में करीबन या 16-17 में प्रूव किया गया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर आफ्टर 2015 है ये मुझे याद आ रहा है। आपको पता होगा कि सारे विश्व के साइंटिस्ट इकट्ठा हुए, उन्होंने बातें की और हिग्स बोसान कण को गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गॉड पार्टिकल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है हिग्स बोसॉन। इसी थ्योरी की उत्पत्ति से वो आया है, ठीक है। मैं आपको आज बोली थी ना कि मैं मॉक बताती जाऊंगी, तो इसलिए मैं छोटे छोटे आपके एमसीक्यूज कराती जा रही हूँ, ठीक है। बिग बैंग्स कॉस्मोलॉजी, मैटर डाइल्यूट्स ऑफ द यूनिवर्स, कैसे हो रहा है कि देखिए पहले छोटे कण हैं, फिर थोड़ा और बड़ा हो रहा है, विस्तृत हो रहा है, थोड़ा और बड़ा हो रहा है, विस्तृत हो रहा है, और कैसे यूनिवर्स बढ़ता चला जा रहा है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि जब मैंने पढ़ा था, जब आप भी पढ़ते होंगे, तो कि सारी आकाशगंगाएं बहुत दूर दूर तक जा रही हैं। आप लोग ये भी सुनते होंगे कि और भी पृथ्वी होंगी, एलियंस हैं, ये सारी चीज़ें। हम लोग को इतना गैप, इतना डिस्टेंस है ना कि हम लोग यूनिवर्स के बारे में बहुत जान ही नहीं सकते, सिर्फ परिकल्पना है, हम हमारे सोच से परे है कि हम वहाँ तक जा ही नहीं सकते, हम समझ ही नहीं सकते। जिस हिसाब से आकाशगंगाएं दूर हो रही हैं, लोगों को लगता है कि ब्लैक होल पे ना चली जाए, पता ही नहीं चल रही हैं लोगों को। मैं ये सब चीज़ें आपको पढ़ाऊंगी जब यूनिवर्स पढ़ाऊंगी, एकदम इनका फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊंगी। ये इसमें आया था इसलिए बता दिया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का टॉपिक है ये, और फुल डिस्क्रिप्शन में आपको बिग बैंग थ्योरी बताऊंगी, क्योंकि हिग्स बोसॉन कण को बताया, एग्जाम में आया हुआ था और बोला था कि मॉक कराती जाऊंगी। अब इस सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं, फेज है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए क्योंकि उसी से रिलेटेड है, वरना इसको यूनिवर्स में एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगी। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर अवस्थित थे, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया, जिसका आयतन अत्यधिक निम्न व तापमान तापमान व घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार के विस्फोट की प्रक्रिया में इसमें व्यापक विस्तार हुआ। खगोलविद के बीच इस तथ्य के विषय में आम सहमति बनी और बिग बैंग की जो घटना है वो 13.7 अरब वर्ष पूर्व है।
क्या बोल रहा है कि एक ही स्थान पर सारे एकाकी परमाणु अवस्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक निम्न और तापमान व घनत्व अनंत था। मतलब पता ही नहीं था कि कितना टेम्परेचर है, कितना डेंसिटी है, पता ही नहीं थी ये चीज़ किसी को कि कितना जा रहा है इसका टेम्परेचर, कितनी डेंसिटी। ठीक है, छोटे छोटे गोलकों में अब क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत गर्म होगी तो फूटेगी तो है ही ना। कैसे कुकर फूट जाता है लगातार, अगर उस पर स्टीम बन रहा है, स्टीम बन रहा है और अगर सीटी नहीं निकल पा रही, कैसे ढक्कन उड़ता है। हुआ होगा, मुझे लगता है कि जो बच्चे बाहर रह रहे हैं एक बार तो कुकर का ढक्कन आपने उड़ाया ही होगा। नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं उड़ाया भाई, मैं खाना कुक नहीं कर पाती थी। अब कर लेती हूँ, जब नहीं कर पाती थी मैं नहीं करती थी। ठीक है। छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया में व्यापक विस्तार हुआ और खगोल विदियों की जो खगोलविद हैं उनके बीच इसमें सहमति बनी। ये पूरा स्ट्रक्चर है साइज ऑफ विजिबल यूनिवर्स का, कि कैसे इंक्रीज करता चला जा रहा है। ये बहुत क्लियर डायग्राम नहीं है और मैंने बोला है कि सिर्फ आप देख लीजिए, इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति में आपको पढ़ाऊंगी। बहुत अच्छा डायग्राम लगा तो मैंने इसलिए ले लिया कि कैसे इंक्रीज कर रहा है ई, इसमें टी कैसे इंक्रीज कर रहा है, 10⁻⁻12 हो गया, पहले -10 था, पूरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। टाइम, सेकेंड, एनर्जी की सारी चीज़ें इसमें इंक्रीज कर रही हैं। सिर्फ एक डायग्राम के तौर पे आपके दिमाग में एक छवि रहे इसलिए मैंने डायग्राम डाला है, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ाऊंगी तो मैं इसे ज़रूर जोड़ूंगी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। मैंने आपको बोला ना एक लाइन बोलते बोलते कि लगातार मूवमेंट हो रहा है, आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, इसके कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृहत विस्तार हुआ। 1 सेकंड, पता नहीं, शायद मैं अगर मुझे पढ़ते वक्त यार मैंने कहीं 3 सेकंड भी पढ़ा था। मैं इसे चेक कर लूँगी। इसमें 1 सेकंड है और शायद किसी बुक में मैंने 3 सेकंड भी पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ी। बिग बैंग होने के आरंभिक, हाँ देखिए 3 मिनट, हाँ सॉरी, वही पढ़ती हूँ तो चीज़ें रिकॉल रहती ना। 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का, मतलब जो स्टार्टिंग के 3 मिनट थे विस्फोट के, पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान कितना था, 45 डिग्री केल्विन तक गिर गया। परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ। कह रहे हैं कि जब कुछ पदार्थ परिवर्तित हुए, विस्फोट हुआ, 1 सेकंड के अल्पांश में वृहद विस्तार हुआ। जो विस्तार की गति थी वो धीमी पड़ने लगी, पर जो पहले 3 मिनट थे उसमें पहले परमाणु का निर्माण हुआ। ठीक है, बिग बैंग होने के बाद जो पहले 3 मिनट थे उसमें परमाणु का निर्माण हुआ। टेम्परेचर 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया। ठीक, परमाणुीय पदार्थों का निर्माण आरंभ हुआ। बिग बैंग के समर्थन में जो एविडेंस हैं, कुछ व्याख्या हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं आकाशगंगाओं के संबंध में कि रेडशिफ्ट परिघटना, ये सब चीज़ें बता दे रही हूँ थोड़ा सा, पर बता रही हूँ कि जब ब्रह्मांड पढ़ाऊंगी तो ये जो चीज़ें मैंने थोड़ी बताई है ना, ये और क्लियर हो जाएंगे आपको कि अच्छा ये चीज़ ऐसे थी, ये और समझ में आए, क्योंकि आपको शुरू से पूरा बताऊंगी, पूरा सोलर सिस्टम पढ़ाऊंगी तो चीज़ों से आप जुड़ जाएंगे। रेडशिफ्ट परिघटना क्या है कि यदि प्रकाश स्रोत की दूरी हमसे बढ़ती जाए तो प्राप्त प्रकाश की आवृत्ति में आभासी द्वारा होगा। यह आवृत्ति दर से स्पेक्ट्रम के लाल वर्ण की ओर विस्थापित होगा। विबग्योर जानते हैं आप लोग, नाम तो सुना होगा, तो इसकी तरह विस्थापित होगा, इसीलिए इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, और अन्य आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। आकाशगंगाओं के बीच दूरी बढ़ने से इसके प्रकाश का जो है रेड शिफ्ट अधिक होगा। सबसे अच्छा वितरण पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का आरंभ एक विस्फोट से हुआ, ये तो हमने देखा है, बिग बैंग थ्योरी में विस्फोट हुआ परमाणुओं से। कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड है। अपेक्षा के समान रूप से होने वाला कॉस्मिक जो माइक्रोवेव रेडिएशन बिग बैंग के रूप में ऊर्जा का अवशेष। तो जो ये माइक्रोवेव का जो रेडिएशन है कॉस्मिक का, ये क्या है, ऊर्जा का अवशेष है। मतलब अभी भी कोई ऊर्जा ब्रह्मांड में काम कर रही है। देखिए आपको सारे लेक्चर का मैंने एकदम एक एक चीज़ क्लियर कर दिया, सारी टॉपिक्स बता दिए कि जितने मैंने छोटे छोटे इसमें पॉइंट्स थे। पृथ्वी की उत्पत्ति से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सी संकल्पनाएं आई, अद्वैतवादी, द्वैतवादी, कांट की व्याख्या, लाप्लास की व्याख्या,
चैम्बरलिन मॉल्टेन की व्याख्या, जेम्स जीन्स की व्याख्या। इसमें अच्छा मैं पूछूं कि ऑटोस्मेट अंतराग धूल परिकल्पना क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि किस चीज़ से उत्पत्ति हुई है इसमें? पृथ्वी की। साफ लिखा है, धूल से। जब सूर्य हाँ पहले आप लोग बता दीजिए फिर मैं बताती हूँ। देखिए, जब सूर्य मूवमेंट कर रहा था तो जो उसके आसपास में क्या था, धूल था, गैसेस थी, ग्रह थे, वो सूर्य की ओर आकर्षित हो गए और उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति की। ठीक है, फ्रेड लिटिल का अभिनव तारा सिद्धांत की बताई चुकी हूँ कि इसमें 3 तारों की परिकल्पना थी। ठीक है, रसल में बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस कि इसमें तारे तो 3 थे पर उन्होंने 2 स्टार को एक साथ माना और सूर्य को एक साथ माना। पूरे पूरे कंसेप्ट में कहीं आपको ऐसा लगा हो कि कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो? मैंने कहा था ना कि एक सिनेरियो दूंगी, छोटा सा सिनेरियो, कि एक में से ही छल्ले बन रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एक में से ही छल्ले बन रहे हैं, ये एक छल्ला आया बस, लाप्लास क्या बोले हैं कि बस एक छल्ला आया उसने सबको बनाया। कांट क्या बोल रहे हैं कि ये इससे निकल रहे हैं सारे छल्ले। बेसिक डिफरेंस दोनों का क्लियर हो गया था ना? इसी तरह इनमें बस जो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि आप लोग को जो फ्रेड होयल का और रसेल का बाइनरी स्टार में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इन्होंने भले कहा है बाइनरी स्टार पर तारों तो इन्होंने 3 लिए, पर इन दोनों को एक मान लिया था और सूर्य तो एक तारा था ही, और इन्होंने यहाँ बोल ही दिया अभिनव तारा में कि हम 3 तारा मानते हैं, 1 2 3। ठीक है, इस पूरे टॉपिक में कहीं कोई आपको डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। और कल से हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको पूरी सीरीज़ दिखा दूंगी कि हम कहाँ से कैसे क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। अगर कोई टेक्स्ट बुक के लिए भी आप लोग को हेल्प चाहिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको टेक्स्ट बुक के लिए भी कर दूंगी। हाँ, अगर स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हो तो मैं PDF भी डलवा दूंगी, इसमें कोई इशू नहीं है मुझे। ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा जैसा भी करना हो। थैंक यू।